नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन उपाध्याय आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कलमवीर पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पेट का 24 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था उसके 25 प्रश्न हम सामान्य ज्ञान के देखेंगे। उसे हम विस्तार से उसका हम विश्लेषण करेंगे और जो नहीं समझ में आएगा उसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर हुआ था उसके 25 प्रश्न हम देखेंगे। स्क्रीन पर आप देखिए। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हमारा होगा बी, इल्तुतमिश। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर। अब कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सही कालानुक्रमिक क्रम जिसमें निम्नलिखित शासकों ने भारत में शासन किया। इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 से लेकर 1236। अलाउद्दीन खिलजी का वहीं देखिए तो 1296 से 1316। शेरशाह सूरी का देखें तो 1486 से लेकर 1545। अकबर का देखें तो 1542 से लेकर 1605। इसको याद करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो सही उत्तर हमारा होगा तुकाराम। तुकाराम संत शिवाजी, तुकाराम जो संत थे वो शिवाजी के समकालीन थे। और इसे कैसे याद करेंगे? देखिए ट्रिक के माध्यम से। संत संत लोग क्या करते हैं? राम जी की पूजा करते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। तो आप यहाँ से इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। कुछ फैक्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, तुकाराम 17वीं सदी के हिंदू कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे। उन्हें महाराष्ट्र में तुकोबाराया, तुकोबा के नाम से जाना जाता था और ये शिवाजी के समकालीन थे। ठीक, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हमारा होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और वहीं बात करें कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम है हमारे लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और वहीं बात करें भारत का प्रथम वायसराय का क्या नाम है? तो भारत के प्रथम वायसराय का नाम है लॉर्ड कैनिंग। इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, तो आप ट्रिक जोड़िएगा कि जो क्लाइव यहाँ पे क्या दिया, अरे यहाँ पे क्या दिया, वार हेस्टिंग। हेस्टिंग को जोड़िए हस्ती से, हेस्टी को जोड़िए हस्ती, हेस्टी से निकालिए हस्ती। हस्ती का मतलब जो गवर्नर जो होता है वो बहुत बड़ी हस्ती होता है। ठीक, तो बंगाल के पहले गवर्नर जो थे वो कभी भी जनरल डिब्बा में कभी भी सफर नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती है। ठीक, बंगाल के पहले या बंगाल के जो गवर्नर हैं वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो कभी भी जनरल डिब्बा में सफर नहीं करेंगे। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हो गए। अब बात करें भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं विलियम बेंटिंग। तो इसे कैसे याद रखेंगे? विलियम बेंटिंग को देखिए कैसे याद रखेंगे। विलियम को बनाइए मिलियन, बिलियन को बनाइए मिलियन। आपको पता है कि भारत ऐसा देश है जहाँ कई मिलियन लोग रहते हैं। ठीक ना, तो भारत भारत बहुत बड़ा है इसलिए वहां पे मिलियन लोग रहते हैं। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंग। ठीक, और भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत का प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। आप कहीं लिख सकते हैं, तीनों में कंफ्यूज जाएंगे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कैसे याद रखेंगे? आपको बता दिया है। यहाँ से आप पकड़ेंगे गवर्नर, बंगाल के गवर्नर तो जो है वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो कभी भी जनरल डिब्बा में सफर नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ से हो गया। और भारत के गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसे कैसे याद रखेंगे? भारत में मिलियन लोग रहते हैं तो इसलिए हो गया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। और
चल कुछ और भी इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है लॉर्ड लेटिन के बारे में। तो लॉर्ड लेटिन के बारे में एक अंग्रेजी राजनेता थे जिन्होंने 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान वे वायसराय भी रहे। उन्होंने 1878 में वायनिकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा पूछता है, ये ऐसे फैक्ट हैं जो बार बार पूछते हैं। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये 1757 से 60 तक तथा 1765 से 1767 तक बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य किए। 1765 में उन्होंने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की, लेकिन अंततः इसे भंग कर दिया गया। अब देखिए लॉर्ड रिपन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय रहे। उन्होंने वैनिकुलर प्रेस एक्ट को 1882 को निरस्त कर दिया। ठीक, पहला कारखाना अधिनियम किसके समय काल में पारित किया गया था? पहला कारखाना अधिनियम आया था 1881 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। ये चीज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। पहला कारखाना अधिनियम किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो आपको पता है चरक संहिता एक चिकित्सा की बुक थी, ये चिकित्सा की बुक थी। ठीक ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। चरक संहिता एक सांस्कृतिक आयुर्वेदिक ग्रंथ, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा एक ग्रंथ थी। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसे याद करने का ट्रिक क्या बना है। यहाँ पे चरक, चरक भी एक प्रकार की बीमारी है, तो बीमारी है तो उसका इलाज कराना होगा, चिकित्सा हो गया, रिलेट कर लीजिए ऐसे ही। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध, 78 ईस्वी शक सावंत की शुरुआत, 622 ईस्वी मुस्लिम युग की शुरुआत, या 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो सही उत्तर हमारा होगा 1709 औरंगजेब की मृत्यु, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी बल्कि 1707 में हुई थी। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। देखिए औरंगजेब छठा मुगल बादशाह था। उसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 49 वर्ष तक शासन किया। वह शाहजहां और मुमताज महल का छठवां संतान था। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के पास भिंगर में उसके सैन्य शिविर में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए कैसे याद करेंगे इसे। अब इसको याद करने का हम ट्रिक आपको बताते हैं। यहाँ पे दिया है औरंग, यहाँ और दिया है जेब। आपको क्या लेना? आपको रंग लेना है, लेकिन आपको रंग लेना है पर आपके जेब में कितने पैसे हैं? 6 पैसे हैं और आपको 1 रुपया और चाहिए। टोटल मतलब ऐसे याद करिए कि रंग लेना है और रंग कितने का मिल रहा है? 7 रुपए का। ठीक, और आपके जेब में 7 रुपए हैं तो आप रंग ले लेंगे। ठीक, तो ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जेब में हमारे 7 रुपए हैं और इन 7 रुपए का हमें क्या लेना है? रंग लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उत्तर बताइए। सही उत्तर हमारा होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक, अब इनके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। भारत से यूनाइटेड किंगडम तक वेल्थ ड्रेन की उनकी धारणा को लोकप्रिय बनाया। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक से। ओल्ड मैन किसे? घर का सबसे ओल्ड आदमी, जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो दादा लोग होते हैं। ठीक, और दादा लोग, आप अभी अपने दादा के पास बैठेंगे तो वो कहेंगे बेटा गरीबी हमने देखी है। तो पॉवर्टी से हो गया क्या? पॉवर्टी किसने देखी है? दादाजी, हमारे दादाजी गरीबी देखे हैं। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसकी बुक हो गई? दादा भाई नौरोजी की हो गई। और ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो सही उत्तर हमारा होगा, सही उत्तर हमारा होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। देखिए कैसे याद करेंगे इसे। एनी बेसेंट और क्या दिया है? लोकमान्य तिलक। तो इसके लिए आपको ट्रिक बनाने की जरूरत यह है कि एनी बेसेंट, सेंट, यहाँ से सेंट पकड़िए, यहाँ से तिलक पकड़िए।
आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति क्या है ना जाता है, कहाँ पे जाता है, तिलक में जाता है, तो तिलक में लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से बकायदे सज बज के जाते हैं। 15 से 16 लोग, बारात में लोग ज्यादा लोग जाते हैं, लेकिन तिलक में 15 से 16 लोग जाते हैं, ठीक। और वो क्या करते हैं, तिलक में जब जाते हैं तो पूरी तरीके से एकदम सेंट वेंट मार के जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि 15 से 16 लोग कहाँ जा रहे हैं, तिलक में जा रहे हैं, बकायदे सेंट वेंट मार के। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, इनके बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। 1516 15 अरे 1915 और 16 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू की गई। उन्होंने भारतीय स्वशासन प्राप्त करने के लक्ष्य को साझा किया। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट 28 अप्रैल 1916 को मद्रास में की थी। ब्रिटिश भारत में भारतीय होम रूल आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन के समान था। उसने पूरे भारत में 200 से अधिक शाखाएं स्थापित की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार, निम्नलिखित का मिलान करें। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। मिलाना है, स्वामी विवेकानंद होगा कि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, के श्री धरालू नायडू, ज्योतिबा बाई फुले। उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हमारा होगा यहाँ पे, देखिए, ब्रह्म समाज को मिलाएंगे आप राजा राम मोहन राव से। ए का 3 सही उत्तर हमारा होगा तीसरा। अब देखिए इनके बारे में आगे विस्तार में जानते हैं। राजा राम मोहन राव 1772 से 1833, अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने की? राजा राम मोहन राव ने। और बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की, ठीक। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की। यह एक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। देखिए, ये सब जो डेट्स हैं, ये सब डेट्स हमेशा पूछता है। ऐसा नहीं है कि बस यही पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, डेट भी पूछता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई और जो वर्तमान में ज्योतिराव फूले ने की थी। इस समाज का उद्देश्य शूद्रों को मुक्त करना और उच्च जाति के मराठा द्वारा उनके शोषण को रोकना था। देखिए, अब याद कैसे रखेंगे, ब्रह्मा ब्रह्मा जी। आपको पता है कि अगर इस पृथ्वी का, इस लोक का कोई राजा है तो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो राजा राजा से हो गया ब्रह्म, राजा राजा को यहाँ से मिला लीजिए। रामकृष्ण, राम और कृष्ण क्या नाम, ये स्वामी है कौन? इनके पास जो विवेक सबसे ज्यादा किसके पास था? राम जी के पास और कृष्ण जी के पास। ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ऐसे याद भी कर सकते हैं, बहुत टफ चीज नहीं है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा बाई फुले, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। इसे ऐसे कर सकते हैं, दया आई, दया आई से हो गया आपका, आई से हो गया आर्य, दया से हो गया दयानंद सरस्वती, ठीक। दया आई, किसी को भी दया नहीं आई, ठीक। ऐसे रिलेट करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है इस प्रकार, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो सही उत्तर हमारा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने अपना इस्तीफा किसे दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कुछ इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, बोस ने 1939 में से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके लिए राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रूप में काम करना कठिन होता जा रहा था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सीट की पेशकश की गई थी। 1911 में जब कलकत्ता में वार्षिक अधिवेशन हुआ तो वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर हमारा होगा चेनाब नदी पर। कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। इसे भी ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, सलाल को बना लीजिए सलाद और यहाँ से बना लीजिए चना। चना का क्या बना रहे हैं आप? क्या बना रहे हैं? चना का सलाद बना रहे हैं। ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। देखिए, मंगला बांध जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय
बांध है। रंजीत सागर बांध भारत के दो राज्यों जम्मू और कश्मीर और पंजाब की सीमा पर रावी नदी पर स्थित है। पोग बांध हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्यास नदी पर एक मिट्टी से बना तटबंध बांध है। देखिए इसको भी कुछ ट्रिक अगर बताएं तो मंगला मंगला मतलब क्या है कि जब किसी की शादी हो जाती है, मंगल कार्य हो जाता है, अब उसके बाद उसका जिंदगी भर पूरा क्या करना है, झेलना है। लोग बोलते हैं ना कि अब इनकी शादी हो गई, अब इनके गले में फांसी पड़ गया है, अब इनको मतलब ये पूरे बध गए हैं, ठीक ना। ऐसा है नहीं, बस ट्रिक है याद कराने के लिए। रंजीत सागर बांध, देखिए रंजीत, रंजीत को रावी से प्यार हो गया। एक रंजीत नाम का व्यक्ति है, उसे किससे, रावी से प्यार हो गया है, तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। पोंग बांध, पोंग बांध कहाँ पे है, ब्यास पे है, ठीक। प्यास, क्या करती है चिड़िया अपने चोंच से, क्या करती है, प्यास को बुझाती है पानी पी पी कर, ठीक। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बसंत विषु कब होता है, तो देखिए बसंत विषु कब होता है, बसंत विषु हमारा होता है 21 मार्च को। और इस समय पर जो सूर्य होता है ये विषुवत रेखा के एकदम बीचों बीच चमकता है, ठीक है, और दिन रात क्या होता है, इस दिन बराबर होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार, तो हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये परियोजना जस्ता के उत्पादक के, अरे सॉरी, तांबा के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। इसके बारे में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। खेतड़ी राजस्थान का एक शहर है। खेतड़ी अरावली की तलहटी में स्थित है। खेतड़ी शहर का निर्माण राजा खेत सिंह जी निर्माण ने करवाया था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम खेतड़ी नगर का निर्माण और नियंत्रण करता है, जो उस अपने कॉपर परियोजना के लिए जाना जाता है। कॉपर खेतड़ी नगर के लिए एक प्रसिद्ध उपनाम है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, ठीक। इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के 2/3 विशाल एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं, ठीक। एक सींग वाले गैंडा कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा में। और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। 1905 में काजीरंगा प्रस्तावित आरक्षित वन की स्थापना 232 किलोमीटर स्क्वायर के कुल क्षेत्रफल के साथ की गई, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार, इसे याद कर लेंगे आप, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, उत्तर बताइए। कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। सही उत्तर हमारा होगा बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। देखिए अब इसमें कुछ चीजें हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। मैप के अकॉर्डिंग देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र दिख रहा है, गंगा, यमुना, इंडस, और यहाँ पे देखिए ये सब जो नदियां हैं ये सब ऊपर से निकल रही, उत्तरी भारत से निकल रही हैं। और ये देखिए दक्षिणी भारत की ये नदियां हैं, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का प्रयास करता हूँ। आपकी जो गोदावरी है, इसे गोदावरी जो नदी है ये त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है और इसे बृहद गंगा भी कहा जाता है। और वहीं कावेरी की बात करें तो कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसे दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार, बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का बताइए अर्थ क्या है, तो बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक। इसको और भी विस्तार में हम देखते हैं। देखिए बैंक दर, जिसे छूट दर के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र में फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा निर्धारित की जाती है ये, ठीक ना। जब किसी बैंक के पास धन की कमी हो जाती है, देखिए ध्यान सुनिए, जब किसी बैंक के पास धन की कमी हो जाती है तो वह आमतौर पर देश की मौद्रिक नीति के आधार पर केंद्रीय बैंक से उधार लेता है, ठीक। जब किसी बैंक के पास क्या हो जाएगी, धन की कमी हो जाएगी, तो किस बैंक से, केंद्रीय बैंक से उधार लेगा, ठीक। तो उसी को फिर वो जिस दर पे लेता है तो उसको क्या कहेंगे, बैंक दर कहेंगे। उसी दर पे फिर क्या नाम है, वो
जो अपने कस्टमर्स हैं उनको ब्याज पे धन देता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार, यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को घटा दे तो साख सीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हमारा होगा साख सीजन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, इसे हम डीप में देखने का प्रयास करते हैं। नगद आरक्षित अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं CRR, जिसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ओके, देखिए इसका तात्पर्य उन धनों की संख्या से है जिन्हें बैंक को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो घटाता है तो साख सीजन बढ़ेगा। ठीक ना, अगर आरबीआई क्या करेगा, कैश रिजर्व रेशियो को क्या करेगा, घटा देगा, तो साख सीजन क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। CRR की आवश्यकता कम होने पर बैंकों के पास उनके निपटान में अधिक धन होता है, जिसे बाद में अर्थव्यवस्था में साख सीजन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और नहीं जो समझ में आएगा उसको कमेंट करिएगा, उस पर फिर एक नया वीडियो हम बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? बहुत आसान प्रश्न है, उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा पूंजीवादी। ठीक, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें किसका अधिकार होता है, निजी अधिकार होता है। ठीक ना, इसे और भी विस्तार से हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें उत्पादन के सभी कारक राज्य के स्वामित्व वाले होते हैं और सभी कारखाने, मशीनरी, संयंत्र, पूंजी आदि राज्य के नियंत्रण में एक समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि राज्य का सबका नियंत्रण होता है और किसके पास, राज्य के एक समुदाय के स्वामित्व में होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था हुआ है जिसमें पूंजीवादी और समाजवाद दोनों के हाथों में होती है अर्थव्यवस्था। विश्व अर्थव्यवस्था, जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रणाली को संदर्भित करना है जिसमें उत्पादन, उपभोग, आर्थिक प्रबंधन, सामान्य रूप से कार्य, वित्तीय मूल्यों का आदान प्रदान जैसे राष्ट्र के भीतर और बीच में की जाने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों और वस्तुओं और सेवाओं को, व्यापार को शामिल किया गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है? तो सही उत्तर होगा आरबीआई के गवर्नर द्वारा। ठीक, और 1 रुपए के नोट पे किसका सिग्नेचर किया होता है? तो 1 रुपए का नोट पे जो सिग्नेचर होता है वो होता है वित्त मंत्रालय का। ठीक ना, 1 रुपए के नोट को छोड़कर और जो नोटें होती हैं उस पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो आपको पता होगा कि ये राज्य सूची का विषय है। ठीक ना, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है और आपको विस्तार में बताने का प्रयास करता हूँ। ये इसके अलावा किस क्या क्या जो है राज्य सूची का विषय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, ये सब राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय क्या है, शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची किसे कहते हैं, जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। संघ सूची का कौन विषय है, देश की रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, ये सब संघ सूची के विषय हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? बताइए किसके अंतर्गत रखी गई है? तो सही उत्तर हमारा होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। ठीक, इसके बारे में और कुछ जानते हैं। भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था कब लागू की गई थी, ये 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा औपचारिक रूप से आया था। और ये कहाँ कहाँ पे अभी लागू नहीं है, देखिए वर्तमान में पंचायती राज प्रणाली नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर सभी जगहों पे क्या है, आपका
पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा आर्टिकल 21A से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मौलिक अधिकार क्या है। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। कौन कौन सा करता है? पहला समानता का अधिकार, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। ठीक, इसे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। थोड़ा इसको और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा के पहले सत्र में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में पेश किया गया था। मूल रूप से ये संकल्प संविधान बनाने वाले लोगों की आकांक्षाएं थी। इससे उस विशाल स्वप्न की प्रस्तावना के लिए रखा गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हमारा होगा अनुच्छेद 29। इसको और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करके अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है कि किसी भी नागरिक के वर्ग को एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखने का अधिकार नहीं है। मतलब किसी को भी आप उसके भाषा या उसके धर्म के अनुसार उसको अलग नहीं कर सकते या कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते। और 29 ये भी कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार। ठीक है, प्रश्न खत्म हो गए। अगर आप चाहते हैं कि कर्क रेखा क्या होती है, कर्क रेखा आप भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या भारत के पड़ोसी देश को, या जो आपको आज तक नहीं याद हुआ ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, नीचे आप जाके देख सकते हैं इसको। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।